बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल हिना खुर्शीद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीनल की किडनी और इट्स कलेक्टिंग सिस्टम की पैथोलॉजी, जो कि चैप्टर नंबर 13 है बेसिक रॉबिन्स का, और मेरे पास 9th एडिशन है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको कवर करने के लिए उसकी किडनी की थोड़ी एनेटमी कवर कर लेते हैं। किडनी की एनेटमी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि अगर किडनी की अगर शेप देखें तो अगर ये मैंने उसकी क्रॉस सेक्शन, अगर सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, क्रॉस सेक्शन अगर समझें कि उसको मैंने बीच में से ऐसे काट दिया है, तो हमारे पास यहाँ पे कॉर्टेक्स होता है, यहाँ मेड्यूला होता है, यहाँ पायरामिड्स पड़े हुए होते हैं और ये कॉर्टेक्स, और यहाँ पर हमारे पास ऐसे नेफ्रॉन्स पड़े हुए होते हैं, जस्ट मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स होते हैं और ग्लोमेरुलस, ये हमारे पास नेफ्रॉन्स होते हैं। फिर नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये हमारे पास ऐसे टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होती हैं जिसको हम कह देते हैं ग्लोमेरुलस। उसके साइड पे ऐसे जो है बाउंस मेस कैप्सूल होता है, बाउंस मेस कैप्सूल जो है ऐसे, फिर पेसिटी, डीसीटी और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी कि ग्लोमेरुलस। अच्छा, यहाँ पर हम जो है इस मॉड्यूल में क्या करेंगे, कवर क्या कवर करेंगे, मतलब रीनल सिस्टम में एक तो ग्लोमेरुलस डिजीज़ हम करेंगे, ठीक है। फिर ग्लोमेरुलस डिजीज़ के बाद हम क्या करेंगे, डिजीज़ जो अफेक्ट करें ट्यूब्यूल्स को और इंटरस्टिशियंस को। ट्यूब्यूल्स हमारे पास जैसे पीसीटी है, डीसीटी है, इनको, ठीक है। अब फिर हमारे पास डिजीज़ जो है उनके जो ब्लड वेसल्स हैं उन पे जो हमारे पास डिजीज़ आ रही हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है हम क्रॉनिक, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो डिस्कस कर लेंगे, फिर यूरिनरी आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कर लेंगे, एंड फिर किडनी के ट्यूमर्स हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, ग्लोमेरुलस डिजीज़। उसके बाद ग्लोमेरुलस डिजीज़ को मेंशन कर लेंगे, यहाँ पे उसके एनेटमी पढ़ना ज़रूरी है। एनेटमी के लिए अगर ये देखा जाए तो हमारे पास क्या है, येलो सा जो दिखाया हुआ है यहाँ पर, 2 मिनट रुकें, ये येलो सा जो दिखाया हुआ है तो ये हमारे पास क्या है, बाउंस मेस कैप्सूल है, ठीक है। और ये जो हमारे पास टफ्ट ऑफ कैपिलरीज हैं ये हमारे पास ग्लोमेरुलस है। यहाँ ये क्या एफरेंट वेसल आ रही है और यहाँ से इफरेंट जा रही है। यहाँ पे आई ब्लड फिल्टर होके यहाँ से इफरेंट के थ्रू चले गया, और जो बाकी फिल्ट्रेट्स हैं वो हमारे पास कहाँ आ जाएंगे, पीसीटी में, एब्सॉर्बर पीसीटी में आ जाएंगे, सही है। ये हमारे पास हो गया। अब हमने क्या किया है, ये तो पूरा उसका स्ट्रक्चर है। अब हमने उसका क्रॉस सेक्शन कर लिया, मतलब उसको बीच में से काट दिया, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। इसी स्ट्रक्चर में तो ग्लोमेरुलस का जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो समझ आना बहुत ज़रूरी है, कि अगर ये समझ आ गया ना तो इसकी जो पैथोलॉजी है वो हमें फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। अब मैंने जैसे यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर जो है बाउंस मेस कैप्सूल है और इसके अंदर जो है ग्लोमेरुलस है। जो बाउंस मेस कैप्सूल की जो इंटरनल लेयर होगी ना वो इसकी विज़रल लेयर, वो सॉरी पैराइटल लेयर कहलाएगी, किसकी, ग्लोमेरुलस की। तो इसकी दो तरह की वो लेयर्स होती हैं, एक विज़रल और एक पैराइटल। अब ये हमारे पास जो है ये पैराइटल लेयर है, ठीक है। ये जहाँ मैं पेन दिखा रही हूँ ये हमारे पास जो है वो पैराइटल लेयर है, और ये जो हमारे पास है यहाँ पर ये हमारे पास विज़रल लेयर है, सही है। और ये जो हमें रेड नज़र आ रही है, मतलब ये हमने क्या किया है, इसका क्रॉस सेक्शन किया है ना, तो क्रॉस सेक्शन करेंगे तो बीच में कैपिलरीज सबसे पहले नज़र आएंगी, क्योंकि हमने कैपिलरीज का क्रॉस सेक्शन कर दिया है। तो हमें क्रॉस सेक्शन करेंगे तो ये हमारे पास कैपिलरीज है, ये हमारे पास जो है पैराइटल एपिथेलियम है, और ये हमारे पास जो है विज़रल एपिथेलियम है। अच्छा, तो विजुअल एपिथेलियम है हमारे पास ये, और ये जो हमारे पास इसकी जो कैपिलरीज होती हैं ये क्या, इनकी जो एंडोथेलियम होती है वो होती है फेनेस्ट्रेटेड। अब ग्लोमेरुलस का काम क्या है, फ़िल्टर करना, ठीक है। फिल्ट्रेशन के लिए ये इसकी जो एंडोथेलियम है इसके अंदर जो होते हैं वो फेनेस्ट्रा होते हैं, और ये हमारे पास एंडोथेलियम है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे ये हमारे पास जो है, वैसे ये सारे क्या हैं, पोडोसाइट्स। इसके मेन ग्लोमेरुलस के जो सेल्स होते हैं वो पोडोसाइट्स होते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो पोडोसाइट्स हैं, पोडोसाइट्स मेन सेल्स होते हैं इसके, जो कि विजुअल एपिथेलियम पे होते हैं अटैच। और ये हमारे पास जो है इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और ये पोडोसाइट्स के बीच में जो है फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं। यहाँ से जो है वो ब्लड अगर फिल्ट्रेट होकर आएगा तो बाहर यहाँ से इस स्लिट्स के ज़रिए आएगा। ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और ये जो हमारे पास है मेसेंजियल सेल्स हैं। मेसेंजियल सेल्स क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इनको, ग्लोमेरुलस को। और ये जो डार्क ग्रीन है ये मेसेंजियल मैट्रिक्स है। ये हमारा जो है सब जो है वो
ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, विज़रल और पैराइटल लेयर है। विज़रल लेयर, जो पैराइटल लेयर है वो हमारी जो है बाउंसमैन्स कैप्सूल की ही जो इंटरनल विज़रल लेयर होगी वो इसकी ग्लोमेरुलस की क्या होगी, पैराइटल लेयर हो जाएगी। ये यहाँ पर हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ रही हैं, ये कैपिलरीज आ रही हैं। ठीक है, ये कैपिलरीज आ रही हैं। ठीक है, कैपिलरीज जो कि जिनकी जो एंडोथेलियम है वो क्या है, फेनेस्ट्रेटेड है। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो विज़रल लेयर है यहाँ पर हमें शो की जा रही है, यहाँ पे ये, ठीक है, ये विज़रल लेयर जो हमें दिखाई जा रही है, यहाँ पे पोडोसाइट्स होते हैं और जो है इनके बीच में जो है वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं। एंडोथेलियम कैपिलरीज की जो है वो फेनेस्ट्रेटेड होती है, जहाँ से फिल्ट्रेशन होती है, और मेसेंजियल सेल्स होते हैं। मेसेंजियल सेल्स इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा जो होता है स्ट्रक्चर हो गया किसका, ग्लोमेरुलस का। अगर क्वेश्चन आ जाते हैं राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोमेरुलस, तो हम उसके अंदर 3 चीज़ें लिखेंगे। पहले तो मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया, लेकिन अगर इस तरह भी बता देती हूँ, थिन लेयर ऑफ फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम, ये हमारे पास कैपिलरी है। मैंने यहाँ पे बना के आसान भी कर दिया अगर समझ आ जाए, क्योंकि मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। ये हमारे पास एंडोथेलियल सेल्स हैं जो कि फेनेस्ट्रेटेड होते हैं, सही है। फिर हमारे पास आ जाता है ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये हमारे पास जो है ये हमारे पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। फिर हमारे पास पोडोसाइट्स आ जाते हैं। ये हमारे पास पोडोसाइट्स हैं, और ये जैसे कि इनके फुटप्रिंट्स हैं जिसके साथ ये अटैच हुए हैं ना, और इनके अंदर ये जो होता है, इनके अंदर जो होता है ये फिल्ट्रेशन स्लेट्स आ जाती हैं। और ये हमारे पास ये क्या है, हमारे पास पोडोसाइट्स हैं। तो ये हमारे पास पूरे कंपोनेंट्स हो जाते हैं किसके, स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोमेरुलस के। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए तो यही चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर जो आपको बताई हैं, यहाँ पर यही चीज़ें यहाँ पर इन्हें बताई हुई हैं कि थिन लेयर ऑफ फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम है, यहाँ पर फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम है। फिर इन्होंने नंबर दूसरे पॉइंट में बताया हुआ है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ग्लोमेरुलस ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये जो आपको पोडोसाइट्स के बाद ये नज़र आ रही है ना बारीक सी, ये ठीक है। फिर इसके आगे इन्होंने बताया हुआ है कि बेसमेंट मेम्ब्रेन की 3 लेयर्स होती हैं। एक यहाँ पर बताया हुआ है लेमिना रेरा एक्सटर्ना, लेमिना रेरा डेंसा और लेमिना रेना इंटरना। ठीक है, इनका कोई इतना ज़्यादा काम नहीं होता, इसलिए इनको छोड़ दें। और यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं बताया हुआ। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन का बता दिया। फिर इन्होंने नंबर चौथा पोडोसाइट्स का बता दिया। पोडोसाइट्स यहाँ पर ये दिखा दें, ये हमारे पास जो है ये सारे जो हैं, ये इतना बड़ा जो है ये सारे जो हैं पोडोसाइट्स हैं। पोडोसाइट्स का इन्होंने बनाया हुआ है जो कि कहाँ एम्बेडेड होते हैं, कि बेसमेंट मेम्बर की एक्सटर्ना रेरा की ऊपर, ठीक है, एम्बेडेड हुए भी होते हैं। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये क्या है, कि वो बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाहर वाली एक्सटर्ना जो है उसके जो लेयर है उसके ऊपर पोडोसाइट्स लगे हुए थे। और उनके आगे बताया हुआ है कि एडजेसेंट जो होते हैं उनके फूड प्रोसेसेस होते हैं। ये देखें फूड प्रोसेसिंग मतलब, और इनके अंदर जो होते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट्स हो जाती हैं। ये फूड प्रोसेस कहते हैं कि ये ऐसे 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 हो रहे होते हैं ना, तो ये जो है वो इन्होंने फूड प्रोसेस में कहा हुआ है। एडजेसेंट फूड प्रोसेस आर सेपरेटेड बाय 20 मेम्ब्रेन टू द ये फिल्ट्रेशन स्लेट्स, ठीक है, फिल्ट्रेशन स्लेट्स हैं। और थिन डायफ्राम कम्पोज ऑफ नेफ्रिन, ये छोड़ दें। और इसके बाद हमारे पास ग्लोमेरुलर टफ जो है बताया हुआ है मेसेंजियल सेल्स का बताया हुआ है, जो कि इसको जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हुए होते हैं। ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, तो फिर नंबर दूसरा, फिर यहाँ पर हमें सारा कुछ बताया हुआ है कि नॉर्मल फंक्शन जो है ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन का क्या है। ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन के सबसे पहले तो बताया हुआ है कि परमेबल है वाटर के लिए, और इम्परमेबल है प्रोटीन के लिए या रेड सेल वगैरह के लिए। सारी चीज़ें यहाँ बताई हुई हैं। लेस परमेबल है, ठीक है। यहाँ पर बताया हुआ है कि 70,000 KDA प्रोटीन जैसे ऑर्बियम वगैरह ये इम्परमेबल होता है। और जो नंबर दूसरा बता रहे हैं कि ये इन जो है वो डिपेंड क्या करता है, इसका जो फंक्शन है उसकी कन्फिगरेशन है या नॉर्मल जो बैरियर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। डिपेंड क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरी वॉल। स्ट्रक्चर ऑफ द कैपिलरी वॉल मतलब अगर कैपिलरी वॉल के एंडोथेलियम में फेनेस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो हमारे पास प्रोटीन लीक आउट होने शुरू हो जाएंगे, तो इसकी स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा होता है। नंबर दूसरा है जो इंटीग्रिटी ऑफ द ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हमारे पास इंटीग्रिटी अगर इसको थिक हो जाए या इसको थिन हो जाए या इसके अंदर कोई मसला हो जाए तो भी हमारे अंदर फिल्ट्रेशन में मसला होता है, क्योंकि पोडोसाइट्स इसके ऊपर लगे हुए हैं और इसके साथ जो है वो फिल्ट्रेशन स्लिट्स हैं। इसके अंदर से फिर एक्स्ट्रा जैसे रेड सेल क्रॉस हो जाए किसी डिजीज़ में या किसी डिसऑर्डर में, या प्रोटीन क्रॉस हो जाए यहाँ से, तो ये हमारे पास ये भी ज़रूरी है। नंबर तीसरा फिर हमारे पास क्या है, प्रोटोग्लाइकन प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो मतलब और पोडोसाइट्स डायफ्राम जो है ग्लोमेरुलस बेसमेंट में मेम्ब्रेन जो कि बना रहे होते हैं किसको, बेसमेंट मेम्ब्रेन की बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो लगे हुए होते हैं, और उनके बीच में जो है फिल्ट्रेशन स्लिट्स होती हैं। यहाँ से जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह जो है वो क्रॉस करती हैं। लेकिन अगर इसके अंदर ही कोई मसला हो जाता है तो भी हमारे अंदर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है नॉर्मल फंक्शन बताए हुए हैं कि ये जो है इम्परमिएबल है किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए या
रेड ब्लड सेल्स के लिए या बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए लाइक 70,000 के लिए, ये इन बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए ये जो है इम्परमेबल है। सो अगर इसके अंदर कोई मसला, ये इसका नॉर्मल फंक्शन हो गया। सो अगर इनके अंदर कोई मसला हो गया, अगर एंडोथेलियल के अंदर मसला हो गया, अगर ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन के अंदर मसला हो गया, तो हम जो है वो इसके बारे में डिजीज़ कॉज हो सकती है ग्लोमेरुलस मेम्ब्रेन की। समझ आए? फिर हमारे पास सवाल आ जाता है कि ग्लोमेरुलस डिजीज़ होती क्या है, मतलब कि उनके कॉजेज़ क्या हैं। प्राइमरी ग्लोमेरुलस डिजीज़ में हमारे पास मिनिमल चेंज डिजीज़ आ जाती है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस आ जाती है, मेम्ब्रेन नेफ्रोपैथी आ जाती है, एक्यूट पोस्ट इन्फेक्शन आ जाता है, मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव आ जाती है, और आईजी नेफ्रोपैथी। और सेकेंडरी मतलब ये हमारे पास प्राइमरी कॉज कौन से होते हैं, जो कि सिर्फ किडनी से रिलेटेड होते हैं, कि इनमें किडनी में ही मसला है, तो हम उसको कह देते हैं कि ये प्राइमरी कॉज है। अगर हम लोग सेकेंडरी कॉज की बात करते हैं तो ये सिस्टमिक होते हैं, मतलब पहले ये हमारे पास कहीं बॉडी में था जिसकी वजह से हमारे पास किडनी इफेक्ट हो रही है, उसकी वजह से हमारे पास नेफ्रॉन ग्लोमेरुलस में कोई मसला आ रहा है, तो हमारे पास जैसे ल्यूपस एरिथमिया है, डायबिटिक न्यूरोपैथी है, एमिलोइडोसिस है और डायबिटिक न्यूरोपैथी है। ये हमारे पास जो है डायबिटिक पेशेंट में हो सकती है। अमाइलोइडोसिस जो है वो एबनॉर्मल जो हमारे पास प्रोटीन एक्यूमुलेशन हो सकती है। ये सारी चीज़ें, माइक्रोस्कोपिक पोलेंजाइटिस है, वेगनर ग्रेनुलोमाइटोसिस है, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस है, थ्रोम्बोटिक माइक्रोन्यूरोपैथी है, ये हमारे पास जो है वो सारी सेकेंडरी कॉजेज़ हैं। ये हमारे पास हेरिडिटरी कॉजेज़ भी होती हैं। हेरिडिटरी कॉजेज़ में हमारे पास एल्पोर्ट सिंड्रोम, फेब्री डिजीज़ और पोडोसाइट स्लिट डायफ्राम प्रोटीन म्यूटेशन हो जाती हैं, उसके अंदर कोई चेंज आ जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये हमारे पास कॉजेज़ हो गए। हमारे पास इसकी क्लासिफिकेशन में क्या आ गया कि ये 3 तरह की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है हेरिडिटरी। प्राइमरी में हमारे पास जो है कि ये सिर्फ किडनी से रिलेटेड होती हैं, उसमें हमारे पास मिनिमल चेंज डिजीज़ है, फोकल सेगमेंटल है एंड डैश डैश डैश। और हमारे पास जो है फिर सेकेंडरी कॉजेज़ में हमारे पास ये सारी डिजीज़ आ जाती हैं। अच्छा, आगे जाने से पहले, डिजीज़ पढ़ाने से पहले तो मैं आपको बता देती हूँ, बार बार यूज़ हो गया एजोटीमिया और यूरेमिया। सही है। एजोटीमिया हमारे पास क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट जो है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, लाइक यूरिया है, कैरेटिनिन है, वो हमारी बॉडी में उनका कंसनट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। नॉर्मली क्या होता है, वो यूरिन में जाते हैं, मतलब एक्सक्रिएट आउट हो जाते हैं यूरिन के ज़रिए। लेकिन अब कोई मसला आ रहा है जिसमें हम प्री रीनल की बात करते हैं और रीनल की बात करते हैं। ठीक है, प्री रीनल में क्या होता है कि अब हमारे पास किसी वजह से जो है वो ब्लड कम आ रहा है, हमारे पास GFR जो है वो कम है, तो ये GFR ब्लड ही कम आ रहा है, तो वैसे ब्लड कम आ रहा है, लेकिन जो बाकी जो पीछे ब्लड है उसके अंदर जो है जो कि केराटिन है वो और जो यूरिया है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, क्योंकि ब्लड की परफ्यूजन ही कम है, तो जिसकी वजह से हमारे पास बॉडी के अंदर जो है वो लेवल बढ़ जाता है केराटिन का और यूरिया का। तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्री रीनल हो गया, GFR डिक्रीज़ होने की वजह से। और अगर रीनल है, यहाँ पर आ गया, ठीक है, GFR आ गया हमारे पास, GFR में हमारे पास जो है ब्लड आया, उसके अंदर यूरिया और क्रेटिनिन भी आ गया, यहाँ पे ग्लोमेरुलस ने उसको फिल्ट्रेट भी कर दिया, PCT में आ गया। लेकिन PCT में क्या हुआ है कि यहाँ आ गया ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसके वजह PCT में पड़ा रहा और एंड मोमेंट में आके वो रीएब्जॉर्ब हो गया और वो बॉडी में एक्यूमुलेट हो गया, मतलब उसकी जो है कंसनट्रेशन जो है यूरिया की और केराटिनिन की बॉडी में बढ़ गई। तो एजोटीमिया हमारे पास क्या कहलाता है कि इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक केराटिनिन और यूरिया जो है बॉडी में बढ़ जाए। और हमारे पास यूरेमिया जो है उसका हम क्या कहते हैं कि यूरेमिया हम कहते हैं कि एजोटीमिया के हमारे एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसका हमें पता नहीं चलता कि हमारी बॉडी में यूरिया या केराटिनिन लेवल बढ़ जाता है, लेकिन जब वो सिम्टम्स शो करता है तो उसको हम कहते हैं यूरेमिया, मतलब टॉक्सिन लेवल बॉडी में इस हद तक बढ़ चुके हैं कि वो एंड स्टेज ऑफ रीनल फेल्यूर पे आ गया है। समझ आए? तो हम यूरेमिया किसे कहेंगे कि एंड स्टेज ऑफ रीनल फेल्यूर तक पहुंच गया है, टॉक्सिन इतने ज़्यादा बॉडी में बढ़ गए हैं। और एजोटीमिया हम किसे कहेंगे कि एक्यूमुलेशन हो गई है नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट्स की, लाइक केराटिनिन या यूरिया।